तो पिछली 2 वीडियोज़ में हमने बात करी थी कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स और कंडीशनल्स क्या होते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स और कंडीशनल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, और उनके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट, जो कि पूरी तरह से रिलेटेड होगा उन सभी चीज़ों से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पे रेपल पहले से बना के रखी हुई है। मैं जल्दी से उसको खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इसका मैंने पूरी ट्यूटोरियल्स की सारी फाइल मैंने पहले से रेपल में अपलोड कर दी हैं। जल्दी से इसका इंतज़ार करते हैं इसके खोलने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रेपल खुल चुकी है। यहाँ पे जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा, यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल का वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि टेक एन इनपुट फॉर द यूज़र्स एज, मतलब हमें यूज़र की एज का एक इनपुट लेना है यूज़र से, और हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके ये बताना है कि उसकी जो एज है वो 10 और 20 के बीच में लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया हो और आपको कोई जो भी क्वेश्चंस आ गए हों, आप उन क्वेश्चंस का जो कोड है अपनी खुद की रेपल बनाइए रेपलेट पे जाके, और उसमें आप पूरा कोड करिए, वो सारे क्वेश्चंस डालिए, और उसके बाद फिर उस रेपल की लिंक यूट्यूब या फिर रेपलेट के जो मतलब ये वाली जो रेपल है, मतलब ये वाला जो वीडियो अपलोड होगा, इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे, या फिर आपको इस वाले वीडियो की ये जो रेपल है ये वाली, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके कमेंट सेक्शन पे आप जाके अपने रेपल की लिंक जिसमें आपने पूरा सॉल्यूशन किया हो उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा चैप्टर 2 का जो हमारे नोट्स थे मैं उनको खोल लेता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ। जिसको याद ना हो तो वो यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या थे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या थे? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा। मैं यहाँ पे डालूँगा लेट, या फिर मैं यहाँ पे सीधे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे के रखा है आप लोगों को। मैं टाइम वेस्ट ना करने के लिए, ये वीडियो छोटा हो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने यूज़र से उसकी एज एंटर करने के लिए उससे कहा मैंने। ठीक है, जब यूज़र अपनी एज एंटर करेगा तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगी। तो मुझे उस स्ट्रिंग को किस में चेंज करना पड़ेगा? कि इंटीजर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किस फंक्शन का यूज़ किया? मैंने % फंक्शन का यूज़ किया। तो क्या होगा कि जो भी मतलब यूज़र जो भी एज देगा अपनी, तो वो मेरा जो ये % फंक्शन है उस एज को स्ट्रिंग से एक इंटीजर में चेंज कर देगा। ठीक है, और वो जो भी वैल्यू होगी वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़। हम कैसे लिखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट? पहले तो लिखना पड़ता है हमें इफ़, उसको फिर ब्रैकेट में हमें अपनी कंडीशन देनी पड़ती है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स देके हम अपना कोड लिखते हैं कि अगर ये यहाँ पे दी हुई कंडीशन ये ट्रू हो तो मेरा ये वाला कोड रन कर दो, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो यहाँ पे एल्स लिख के यहाँ पे जो हमारा कोड होगा वो रन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना था। यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने कहा है कि अगर जो यूज़र ने एज दी थी, मतलब एज वेरिएबल, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू हो 10 के, मतलब वो या तो 10 के इक्वल हो या फिर 10 से ग्रेटर हो, और साथ में लॉजिकल एंड लगाया है मैंने। फिर मैंने क्या लिखा है? एज इज़ लेस देन इक्वल टू 20, मतलब एज 10 से बड़ी हो या फिर उसके इक्वल हो, और एज जो है 20 से छोटी हो या फिर उसके इक्वल हो।
तो मेरी इसमें ये मैंने क्या लगाया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैंने ये क्या यूज़ किया है, लॉजिकल एंड। मतलब मेरी ये दोनों जब कंडीशन ट्रू होंगी तभी मेरा ये वाला इधर पे जो मैंने कोड लिख के रखा है ये रन होगा, ठीक है। एंड के लिए क्या होना पड़ता है, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा, देखिए यहाँ पे एक एरर आया है। मैं आपको पहले एक नोटिस दे दूँ कि हमारा जो Node.js का भी एक नया जो वर्ज़न है उसमें हमें जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है वो पहले से हमें इंपोर्ट हुआ नहीं मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो शेल पे जाके सीधे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे npm install prompt sync। हमारी प्रॉम्प्ट सिंक एक लाइब्रेरी है जिससे हम प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज़ करके किसी भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। मैं जब इसमें एंटर करूँगा, ये डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क स्पीड एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़, ये उतना टाइम लेगा, ठीक है। जैसे मेरे में तुरंत हो गया है और इधर पे दिखा रहा है फाउंड 0 वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, मेरा यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे जब मैं साइड पैनल खोल के और ये फाइल्स पे जब जाऊँगा, हो सकता है आपके में ये सारी फाइल्स ना दिख रही हों क्योंकि वो हिडन फाइल्स नहीं शो कर रही होंगी। उसके लिए आप क्या करिए, 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, शो हिडन फाइल्स पे कर दीजिए। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये जो मेरा एक फोल्डर बन जाएगा प्रॉम्प्ट सिंक नाम से, मतलब ये मेरी प्रॉम्प्ट सिंक जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ क्या मैं अब इसको कर सकता हूँ। मैं इसको अभी भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ये इसमें अभी भी दिखा रहा है प्रॉम्प्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो प्रॉम्प्ट को मुझे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे अपने कोड में सबसे पहले, मतलब जहाँ पे भी मैं प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ उससे पहले, ठीक है, मुझे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बता दूँ, अगर आप कभी भी जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हो और आपको पता है कि उसमें आपको यूज़र से इनपुट लेना है, तो पहले ही ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप अपने कोड में सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कभी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका मतलब प्रॉम्प्ट फंक्शन काम नहीं कर रहा है, फिर आप मतलब ऐसे परेशान होंगे। अगर आपका बहुत बड़ा कोड है तो फिर आप ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको हो सकता है ना मिले वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इधर पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब मैं इस तरीके से जैसे ये लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहूँगा अभी पहले मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुझे रैपलेट ने सजेशन दे दिया है, मैं टैब दबाऊँगा ये आ जाएगा। मुझे ये पूरी चीज़ लिखनी है, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, कांस्टेंट वेरिएबल, और उसमें मैंने लिखा रिक्वायर और ये प्रॉम्प्ट सिंक जो मतलब लाइब्रेरी का था, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला और मुझे अपनी एज डालने के लिए एक वो प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। मैं 15 डाल के एंटर करूँगा तो इसमें मुझे क्या बताया, योर एज लाइज बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। और अगर सिंपली मैं इसको दोबारा से रन करके 25 डालूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, योर एज डज नॉट लाई बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब वो चीज़ केवल रैपलेट के लिए नहीं थी, वो चीज़ अगर आप VS कोड में कोड करते हैं, अगर आप सबलाइम टेक्स्ट में कोड करते हैं या फिर आप किसी भी और कोड एडिटर में कोड करते हैं, तो आपको सभी में वो चीज़ करनी पड़ेगी अगर आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट जो Node.js है वो इंस्टॉल है, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट Node.js में ये प्रॉम्प्ट सिंक लाइब्रेरी पहले से नहीं आती है, ठीक है। तो हमें इसको सिंपली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बस मैंने आपको कमांड बता ही दिया है npm install prompt sync, उससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। मैंने यहाँ पे आपको इसका ट्यूटोरियल दे के रखा है पूरा, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर समझ में ना आया हो। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में पक्का आ जाएगा आपको, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन 2। तो इसमें मैंने कहा है डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो स्विच केस स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा है कि सिंपली इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है स्विच केस स्टेटमेंट का जो भी यूज़ है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मतलब आपको सिंपली कोई भी स्विच केस स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखना है, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। खैर अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ इस कोड को, क्योंकि सेम कोड मैंने आपको यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो आप ट्यूटोरियल से देख सकते हैं, बाकी कोड लिखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख दिया है पहले से।
मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं अपने इस कोड को रन करूंगा तो सिंपली ये मुझसे बस एक इनपुट लेगा किसी भी एक डे नंबर का। अगर मैं डालूँगा, जैसे मैंने 2 डाल दिया, मैंने एंटर किया, द डे करस्पॉन्डिंग टू द एंटर्ड नंबर इज़ ट्यूसडे। ठीक है, मतलब मैंने सिंपली इसमें स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करके पहले तो मैंने एक इसमें वेरिएबल बनाया डे नंबर, और फिर मैंने यूज़र से प्रॉम्प्ट यूज़ करके यूज़र से एक इनपुट लिया और उसको फिर उसको इंटीजर में चेंज किया % फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, मैं जल्दी चल रहा हूँ, पहले ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डे नेम नाम का एक वेरिएबल माना। ठीक है, हाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप जावास्क्रिप्ट में बिना किसी वैल्यू का, मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे console.log टाइप ऑफ डे नेम, तो मैंने यहाँ पे ये डाला टाइप ऑफ डे नेम। उसको जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे पहले तो कुछ एंटर करना पड़ेगा वैल्यू, जैसे मैंने 5 कर दी तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिली, मतलब ये जो डे नेम है इसका जो मुझे टाइप क्या मिला, अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब हम किसी भी जब वेरिएबल को सिंपली डिक्लेयर कर देते हैं, उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, मतलब हमने डिफ़ाइन नहीं करा उसको। ठीक है, अब मैंने इसमें ये कैसे चल रहा है, पहले तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने अगर इसकी वैल्यू डाल दी 1, एंटर, ये मुझे देगा द करस्पॉन्डिंग टू द एंटर्ड नंबर इज़ मंडे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच डे नंबर, मतलब डे नंबर की जो वैल्यू है अगर वो 1 है, केस 1, तो डे नेम की जो वैल्यू है वो क्या कर दो, मंडे। ठीक है, फिर ब्रेक लगा के सिंपली ऐसी लिखा, अगर डे नंबर की वैल्यू 2 है तो डे नेम की वैल्यू क्या कर दो, ट्यूसडे कर दो। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेक लगा के मैंने यहाँ पे डे 7 तक लिखा। उसका फिर मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट डे नेम जो है वो उसकी वैल्यू कर दो इनवैलिड डे नंबर, मतलब अगर मेरी जो डे नंबर की वैल्यू है वो 1 से 7 तक होगी तो वो मुझे क्या देगा, इनमें से कुछ दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर उनके बाहर कुछ हुई तो वो मतलब ऐसे तो कोई मतलब डे नंबर कंसीडर नहीं किए जाते, 1 से 7 तक ही डेज होते हैं, तो उसमें मुझे क्या मिल जाएगा, डे नंबर जो डे नेम की वैल्यू है वो इनवैलिड डे नंबर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पे अगर मैं डाल दूं 0, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, द डे करस्पॉन्डिंग टू द एंटर्ड नंबर इज़ इनवैलिड डे नंबर। इसको आप और बाद में सही कर सकते हो कि मतलब जब भी कोई मतलब 1 से 7 तक अगर डे नंबर की वैल्यू 1 से 7 तक नहीं है तो ये फिर इतना पार्ट प्रिंट ना हो, वो सिंपली इनवैलिड डे नंबर प्रिंट कर दे। तो इसको आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें बस स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ बताना था और मतलब ना कि ये सब करना था। ठीक है, ये सही करना था हमें, तो सिंपली मैंने अभी बस इसको इतना कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू टेक एन इनपुट फॉर अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। मतलब हमें जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है यूज़र से एक नंबर का इनपुट लेने के लिए, और हमें फाइंड करना है कि वो नंबर, मतलब जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया था, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो बता दो, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो बता दो, या फिर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है वो बता दो, या फिर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो बता दो। ठीक है, तो अभी मैं इस वाले कोड को हटा देता हूँ, ये भी मैंने पीछे दिया हुआ था, इसको मैं आपको सिंपली कोड करके बताऊँगा अपने मन से। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, या फिर मैं लेट का यूज़ करके एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर। ठीक है, नंबर इज़ इक्वल टू, पहले तो मैं इसको जो हमारी वैल्यू आएगी वो एक स्ट्रिंग होगी, तो मैं इसको % फंक्शन लगा के यहाँ पे इसको पहले तो मैं उसमें चेंज करूँगा इंटीजर में। फिर यहाँ पे मुझे इसने सजेशन दे दिया है, इसको मैं टैब दबा के ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा, एंटर एनी नंबर। यहाँ पे मेरा यूज़र एक नंबर को एंटर करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इफ़ स्टेटमेंट्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ नम मॉड्यूलस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, तो उसमें जो अगर हम नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो हमारा दिस का वो 0 होगा। ठीक है, अगर वो 0 होता है तो क्या प्रिंट करके दो, दिस नंबर, सॉरी मुझे console.log लिखना था, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई
4। ठीक है, इतना करा मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स इफ़, यानी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स दिए इसने मुझे सजेशन दे दिया अगर मेरा नंबर जो है उसको 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर बताता है, अगर वो रिमाइंडर बचेगा अगर वो 0 है तो मुझे क्या प्रिंट करके दो। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, और मैं यहाँ पे कर दूँगा एल्स इफ़, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल्स। सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, एल्स में हमें कोई भी कंडीशन नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मुझे पूरा सजेशन दे दिया हमारे रैपलेट के एआई ने, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा, मुझे यहाँ पे ये भी बताना था कि मेरा जो नंबर है वो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ़ कर दूँगा, और यहाँ पे मैं एक और इफ़ लगा के उसमें क्या मैं दे सकता हूँ, नम मॉड्यूलस। तो उसमें क्या देख सकता हूँ, नम मॉड्यूलस 4 इज़ इक्वल टू 0 लॉजिकल एंड। और यहाँ पे ये टैब इसमें मुझे सजेशन दे दिया। मैं यहाँ पे इसमें इसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे लिख दूँगा console.log दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 and 5, ठीक है। अब मैं Ctrl+S से इसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। हमारे रैपलेट के एआई में ये भी फीचर है, हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं Ctrl+S दबा के। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे मुझे प्रेटियर से फॉर्मेट करना है या फिर टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज सर्वर से करना है। तो मैं प्रेटियर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो लोग VS कोड में कोड करते होंगे उन्हें प्रेटियर एक्सटेंशन के बारे में पता होगा, जो कोड फॉर्मेट करने के काम ही आता है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको Ctrl+S दबा के फॉर्मेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा, ये पहले मुझसे एक इनपुट लेगा। मैंने मान लो डाल दिया 15, इससे मुझे क्या दिया, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। मैं दोबारा रन करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दोबारा रन करके क्या डाल सकता हूँ, मान लो मैंने डाला 12, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 11, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 और 5, ठीक है। मतलब ये 4 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा। मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया था इसमें मैंने केवल यहाँ पे नंबर को ये बताया था आपको कि मतलब इसमें मैंने सिंपली, आप इसको देख के समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे लॉजिकल और का यूज़ करके और मैंने यहाँ पे दे दिया था अगर वो 4 और 5 दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो वो मुझे सिंपली बस ये दे देगा कि ये 4 या 5 में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा होगा तो दे देगा किसी से नहीं हो रहा है। बस इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे बाद में दोनों ये वाला जो मैंने यहाँ पे करा है इसको भी, और बाकी ये वाला है तो इसको तो रहने दूंगा, साथ में मैं इस वाले को अपडेट कर दूंगा इधर पे, ठीक है। तो आप दोनों को में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल से सारा आउटपुट डिलीट करके और इसको हटाता हूँ, और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू टेक एन इनपुट फॉर अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4 and 5 और नॉट। मतलब हमें एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें यूज़र से इनपुट लेके एक नंबर का इनपुट लेके ये बताना है कि वो नंबर 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली Ctrl+Z करूँगा और इसी वाले कोड को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या था, एक पहले तो मैंने एक वो बनाया था वेरिएबल नम नाम का, ठीक है। अब जैसे मेरा ये इतना कोड लिखा है ये वाला, तो ये तो मुझे चाहिए या मुझे बताना है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4 and 5, मतलब मुझे दोनों से बताना है दोनों से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, सिंपली बस एल्स यहाँ पे इतना वाला पार्ट इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट करूँगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे पहले नंबर पूछेगा। मैंने यहाँ पे डाला मान लो 20, जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देयर नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 4 and 5, ठीक है। और अगर मैं दोबारा इसको रन करके मैं ऐसा नंबर डालूँ जो 4 से डिवाइड हो 5 से ना हो, तो वो मुझे देगा दिस नंबर इज़, ठीक है। तो अब ये मेरा सही काम करेगा। अगर अब मैं यहाँ पे डालूँगा 12,
तो ये मुझे क्या देगा, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई बोथ 4 and 5, मतलब ये दोनों 4 और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डाला तो 20, तो ये दोनों 4 और 5 से डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, इसने मुझे दे दिया। अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालूँ जो दोनों से डिवाइड ना हो रहा हो, तो यहाँ पे ये भी मुझे यही देगा, ठीक है। और अगर मैं कोई नंबर डालूँ जो 5 से हो रहा हो और इससे ना हो रहा हो, तो वो भी मुझे यही देगा, ठीक है, कि वो मतलब 4 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंट यू कैन ड्राइव और यू कैन नॉट ड्राइव बेस्ड ऑन द एज बीइंग ग्रेटर देन 18 और नॉट, मतलब हमें ये बताना है कि हमें प्रिंट करके देना है कि मतलब तुम ड्राइव कर सकते हो या फिर तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो। पहले तो हमें क्या लेना है, यू हैव टू टेक एन इनपुट फॉर द एज फ्रॉम द यूज़र, मतलब हम यूज़र से उसकी एज का इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें अगर उसकी एज 18 से छोटी है तो हमें क्या प्रिंट करना है, यू कैन ड्राइव, और अगर यू कैन नॉट ड्राइव सॉरी, और अगर उसकी एज 18 से बड़ी है तो हमें क्या प्रिंट करना है, यू कैन ड्राइव, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पे मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं जो भी यूज़र इनपुट देगा वो एक स्ट्रिंग होगी, उसको मैं इंटीजर में चेंज कर लूँगा % फंक्शन का यूज़ करके, और प्रॉम्प्ट यूज़ करके फिर यहाँ पे डाल दूँगा एंटर योर एज, ठीक है। अब मुझे इसमें टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, लेट आउटपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट होगा इज़ इक्वल टू, ठीक है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी जो एज है, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करे जाते हैं, हमें पहले तो अपना ये कंडीशन देनी होती है, कंडीशन मैंने दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा के, और फिर हमें उसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसमें क्या प्रिंट करना है ये देना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू कैन ड्राइव, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अगर मेरी एज 18 के इक्वल या फिर उससे बड़ी है तो यू कैन ड्राइव, या और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करके इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब मुझे सिंपली यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, console.log करके और मैं आउटपुट को प्रिंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर करके यहाँ पे इसको रन करूँगा कोड को, एंटर योर एज, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी एज एंटर करता हूँ 15, यू कैन नॉट ड्राइव, दोबारा से एज एंटर करता हूँ 18 के इक्वल है, यू कैन ड्राइव, दोबारा से एज एंटर करता हूँ 20, यू कैन ड्राइव, और अगर 18 से कोई भी छोटी है तो वो यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। सभी इजी क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस मैंने जितना भी सॉल्यूशन बताया है उन सभी चीज़ों पे बेस्ड थे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 2 इधर पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने इसका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिया, हमने पूरा चैप्टर 2 भी पढ़ लिया, ठीक है। ठीक है गाइस, तो फाइनली मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपने अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स का जो सोर्स कोड है गिटहब पे उसको अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो उसको एक्सेस कर लीजिए और बुकमार्क कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपने जो अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स की प्लेलिस्ट है अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया है तो उसको एक्सेस करके बुकमार्क कर लीजिए और सेव कर लीजिए। और साथ ही में अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए। So thank you guys for watching this video and I will see you next time.